हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे और एग्जामिनेशंस के लिए डेडिकेटेडली प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। तो जो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है उसका ये सीरीज चल रहा है। तो पेपर नंबर 5 का एनालिसिस अभी कर रहे हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन पेपर था ये 2022 वाली ही है ना। रिसेंटली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो कल एक पार्ट आया था, ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए और समझिए किस तरह के क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे जाते हैं। यहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनेशंस का लेवल क्या होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको सामने दिख रहा है ना, दिस इज फ्रॉम स्ट्रक्चर एनालिसिस चैप्टर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम आईएलडी, है ना। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में। ए सिंगल रोलिंग लोड, एक तो रोलिंग लोड है कितने का, 8 किलो न्यूटन का। पॉइंट लोडिंग है, मतलब रोल्स अलोंग ए गडर ऑफ 15 मीटर स्पैन। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड है। ओके, मतलब एक जो गडर है ये सिंपली सपोर्टेड है। गडर ऑफ 15 मीटर स्पैन, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी। एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होगा? तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा ना इस पर्टिकुलर केस में कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब होगा, मतलब लोड का पोजीशन क्या होना चाहिए जब ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगी। तो देख लो, ये मान लो सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब होगा? ऑब्वियस सी बात है गुरुजी, सिंपल सी बात है, जब ये लोडिंग एकदम सेंटर पे होगा, एकदम एग्जैक्टली सेंटर पे होगा, है ना। मतलब ये 8 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड एकदम सेंटर पे होगा। तो इसी पर्टिकुलर कंडीशंस के करस्पॉन्डिंग जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप बनाओगे, ये सोम, यहाँ पे सोम का बेसिक यूज हो जा रहा है, इस तरीके का कुछ लीनियर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा और जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो यही होगी। और इसका वैल्यू कितना होगा? पी एल बाई 4। बाई यूजिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट। ओके, पी मतलब पॉइंट लोड, मतलब 8 गुना लेंथ कितना, 15 डिवाइडेड बाई 4, है ना, पी एल बाई 4। दिस विल बी दी योर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। इससे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट और होगा क्या? नहीं। और ये बेंडिंग मोमेंट कहां पर होगी? और ये बेंडिंग मोमेंट कहां पर होगी? ये बेंडिंग मोमेंट होगी मैक्सिमम कहां पर? सेंटर पे। क्या समझे? सो इट्स वैल्यू विल बी 30 किलो न्यूटन मीटर गुरुजी। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, है ना। तो ये स्ट्रक्चर एनालिसिस सब्जेक्ट के अंदर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, जो कि बहुत प्यार से हमने पढ़ा रखा है, आईएलडी का ये क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करिए। देखिए जैसे कि मैंने बोला था, ये अपना ये 2022 वाला जो क्वेश्चन पेपर था उसी का हम पार्ट 5 का एनालिसिस अभी करवा रहे हैं फिलहाल। लिखिए, इफ इन ए पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम मतलब ट्रस का बात कर रहा है ये, इट इज टॉकिंग अबाउट ट्रस। तो ये भी स्ट्रक्चर एनालिसिस का क्वेश्चन है। ठीक है, और चैप्टर क्या, ट्रस कह लो, या फिर ये जो चैप्टर है इट इज योर स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर से जिसमें हम डीके डीएस वगैरह सब कुछ निकालते हैं, है ना, इस पर्टिकुलर चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो क्या पूछ रखा है, इफ इन ए पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम एम प्लस आर, ठीक, एम प्लस आर इज ग्रेटर देन 2j, m plus r is greater than 2j, where m is number of member, r is reaction components and j is number of joint, then the frame is क्या, stable and statically indeterminate, stable and statically determinate, unstable, none of the above, क्या। तो देखिए सिंपल सी कॉन्सेप्ट है इसका, है ना। ये सब चीज तो हम लोग पूरा डेरिवेशन करवाते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर, ध्यान रखिएगा। ये दिस इज द कॉन्सेप्ट इन जनरल, लेट द प्लेन फ्रेम हैव j नंबर ऑफ जॉइंट एंड m नंबर ऑफ मेंबर। तो ऐसे कंडीशंस में ये कंडीशंस यहाँ पे वैलिड होते हैं। इफ m प्लस r एग्जैक्टली हो जाता है 2j के बराबर, देन द फ्रेम इज परफेक्ट फ्रेम। इफ m प्लस r इज लेस देन 2j, देन द फ्रेम इज डेफिशिएंट फ्रेम। इफ m प्लस r, यहाँ पे ग्रेटर देन वाला क्वेश्चन भी पूछा है, ग्रेटर देन 2j, देन इट इज रेडंडेंट फ्रेम। रेडंडेंट फ्रेम का मतलब क्या है कि कुछ रिएक्शन एक्स्ट्रा है जो कि हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को अप्लाई करके नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमें कुछ अतिरिक्त इक्वेशंस का यूज करना होगा, जिसे हम कहते हैं क्या, कंपैटिबिलिटी कंडीशंस। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सो इस पर्टिकुलर कंडीशंस में आपका ये जो आंसर होगा कि ये स्टेबल है क्योंकि अधिक नंबर ऑफ रिएक्शन है ना। ये स्टेबल है क्योंकि अधिक नंबर ऑफ रिएक्शंस है। ठीक है, लेकिन इनडिटर्मिनेट है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, है ना, वो आप सीधा सीधा इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को अप्लाई करके नहीं निकाल सकते। ठीक है, इस पर्टिकुलर ट्रस के केस में। सो आपको अतिरिक्त
इक्वेशंस लगाने होंगे जिनको हम कहते हैं कंपैटिबिलिटी कंडीशंस। वो जब हम थ्योरी पढ़ रहे होंगे तब हम आंसर कर रहे होंगे। तो अभी जो आंसर हो जाएगा इसका क्या, स्टेबल एंड स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। नाउ आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या द चांसेस ऑफ डायगोनल टेंशन क्रैक इन आरसीसी मेंबर रिड्यूसेस व्हेन, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछा है, ऐसे नॉर्मली कोई आलतू फालतू क्वेश्चन है नहीं। इस क्वेश्चन को परफेक्टली आंसर करने के लिए ये आरसीसी में क्वेश्चन पूछा है, कहां से, शियर वाले चैप्टर का, ठीक है। शियर, डिजाइन फॉर शियर जो हम करते हैं ना, वहां पर ये डायगोनल टेंशन का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि ये डायगोनल टेंशन होने के कारण ही, ये डायगोनल टेंशन डेवलप होने के कारण ही क्रैक डेवलपमेंट होता है। और वो जो क्रैक डेवलपमेंट होता है, उस क्रैक को, उसका प्रोपेगेशन को, कि क्रैक धीरे धीरे मान लो डेवलप हो रहा है तो वो फिर प्रोपेगेट करेगा ना, तो उसके प्रोपेगेशन को रोकने के लिए हम स्टीरअप लगाते हैं। क्या देते हैं, शियर स्टीरअप्स, ठीक है। तो ये जो डायगोनल टेंशन क्रैक है, ये रिड्यूस कब हो सकता है, ठीक। तो इसको आप डायरेक्टली आरसीसी में आपको डायरेक्टली ये मिलेगा नहीं, है ना, ये मिलेगा नहीं। तो ये कहां से इसका लॉजिक लगाना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, सोम से, क्लियर है। और सोम में भी कौन सा चैप्टर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये वाला जो चैप्टर है, यहां से आपको इसका आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल टेंशन कब कम होगी, कब कम होगी, देखिए सुनिए, डायगोनल टेंशन कब कम होगी, यहाँ पे फ्लेक्सर एंड शियर फोर्स एक्ट बोथ साइमल्टेनियसली, ये नहीं होगा। ओनली शियर फोर्स, ये भी नहीं होगा। एक्सियल कंप्रेशन एंड शियर फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली, दिस इज पॉसिबल। क्यों, अगर आप हम कंप्रेस कर रहे हैं आरसीसी मेंबर को, तो वो पहले से कंप्रेशन में, समझिए, अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेशन के कारण कुछ ना कुछ कंफाइनमेंट बढ़ रही है। वो कंफाइनमेंट बढ़ने के कारण जो जो डायगोनल टेंशन है ना, मतलब डायगोनल टेंशन के कारण जो क्रैक डेवलपमेंट है, वो थोड़ा कम डेवलप होगा, क्योंकि कंक्रीट को कंप्रेस कर रखा है आपने, क्लियर है। तो इस तरीके से आप अभी, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, ये लॉजिक हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये लॉजिक तभी निकलेगा जब आप इन डेप्थ एनालिसिस जानते हो। इस तरह के क्वेश्चंस याद नहीं किए जाते, इस तरह के क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में नहीं पूछते, ये कभी कभी पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, है ना। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3 कि एक्सियल कंप्रेशन एंड शियर फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली। तो ये जो कंडीशंस है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपका डायगोनल टेंशन क्रैक इन आरसीसी मेंबर विल रिड्यूस, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, ये स्टील का क्वेश्चन आ गया, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, है ना, कि गंट्री गर्डर को हम क्यों डिजाइन करते हैं, किस चीज को रजिस्ट करने के लिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, क्या क्या वो रजिस्ट करेगा, लैटरल लोडिंग को भी रजिस्ट करेगा, लॉन्गिट्यूडनल लोडिंग को भी रजिस्ट करेगा, एंड वर्टिकल लोड, तीनों तरह के लोड को रजिस्ट करेगा। हैवी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में हम यूज करते हैं गंट्री गर्डर्स को, है ना। ये डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस पर्टिकुलर केस में भी करेक्ट होगा। गंट्री गर्डर से रिलेटेड अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देखिए दी गंट्री गर्डर्स, पढ़िए पढ़िए थ्योरी पढ़िए। These are laterally unsupported beam provided in industrial buildings to carry, जैसे कि मैंने बोला था क्रेन वगैरह कैरी करने के लिए इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में हम प्रोवाइड करते हैं। These are supported to carry the following load, vertical load मतलब gravity weight, lateral loads produced due to jerk experienced while loading, unloading and movement of the cranes, है ना। ये क्रेन के मूवमेंट के कारण ये lateral loading डेवलप होते हैं। कितने डेवलप होते हैं, नहीं डेवलप होते हैं, सभी से रिलेटेड कोडल प्रोविजंस है जो कि हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में, क्योंकि पूछे जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल लोड्स, है ना, प्रोड्यूस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द क्रेन, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो क्रेन का मूवमेंट होगा, इसके कारण लॉन्गिट्यूडनल लोडिंग, है ना। तो इन तीनों को रजिस्ट करने के लिए आप गंट्री गर्डर को डिजाइन करते हो, ठीक है, ओके, समझ गया। ये फेमस डायलॉग। वेल सुनिए, ए फुल्ली प्री स्ट्रेस कंक्रीट, फुल्ली प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम इज वन इन विच, क्या, फुल्ली प्री स्ट्रेस्ड। देखिए प्री स्ट्रेसिंग करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि उसमें टेंशन क्रैक डेवलप ना हो, इसलिए हम रिप्लेस किए उस टेक्निक से। तो जो फुल प्री स्ट्रेसिंग होता है उसमें कंक्रीट बीम में हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि टेंशन क्रैक कभी भी डेवलप ना हो, तो नो टेंशन इज परमिटेड, क्लियर है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में नो क्रैकिंग इज परमिटेड, या फिर आप सिंपल ऐसे समझिए, जस्ट मिनट, नो टेंशन इज परमिटेड ही ठीक रहेगा, ओके, नो टेंशन इज अलाउड, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस।
तो ये सारे डेफिनेशन हमारे कोड में है, और कोड का नाम क्या है 1343। यहाँ पे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 प्री स्ट्रेसिंग होता है, फुल प्री स्ट्रेसिंग, लिमिटेड प्री स्ट्रेसिंग, पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फुल प्री स्ट्रेसिंग में नो टेंसाइल स्ट्रेसेस इज अलाउड अंडर सर्विस लोड, इट इज कॉल्ड फुल प्री स्ट्रेसिंग, दैट इज टाइप 1। तो यहाँ पे वर्किंग लोड आर कंप्लीटली रजिस्टर, नहीं ये नहीं, नो टेंशन इज परमिटेड, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होता हुआ नजर आएगा, है ना। लिमिटेड प्री स्ट्रेसिंग मतलब when the level of pre-stressing is such that the tensile stresses under service load is within the cracking stress of the concrete, वो 0.7 रूट अंडर एफसी पढ़ा था, उसके अंडर है, इट इज कॉल्ड लिमिटेड प्री स्ट्रेसिंग। पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग मतलब when the level of pre-stressing is such that tensile stresses due to service load, comma the crack width is within the allowable limit, comma it is called partial pre-stressing type 3। ये प्री स्ट्रेस में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। चलिए ये हो गया, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये देखिए ये आपका आरसीसी का, ये कोडल प्रोविजन से आईएस 456 2000 का सीधा सीधा। ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय इंजीनियर इन चार्ज। जब तक इंजीनियर जो है ना, वो जब तक आपको नहीं बताता, द रीइंफोर्समेंट शैल बी प्लेस्ड विदिन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टॉलरेंसेस। तो फॉर इफेक्टिव डेप्थ, 200 mm और लेस, प्लस माइनस 10 mm का टॉलरेंस कंसिडर किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। कोडल प्रोविजंस देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू आईएस 456 2000 क्लाउज नंबर इतना इतना, प्लेसिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिक, सीधा सीधा कोड से पूछ ले, सीधा स्टेटमेंट ही डाल दिया एज ए क्वेश्चन। फॉर इफेक्टिव डेप्थ 200 mm और लेस, टॉलरेंस 10 प्लस माइनस 10 mm, और 200 mm और मोर प्लस माइनस 15 mm, है ना। तो इसलिए यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये गलत है, यहाँ पे प्लस माइनस 15 mm होता तो सही होता। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्या समझे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अब सुनिए ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो कुछ नहीं कर सकते इसमें, सीधा सीधा डेटा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उठपटांग सा याद रखना पड़ेगा, याद रखिए, आगे भविष्य में भी हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चन अगर आए तो आ सकते हैं। द वेट ऑफ स्टील रॉड पर मीटर लेंथ इज, है ना, हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को अप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं, डी स्क्वायर बाई 162, डी स्क्वायर बाई 162, वेयर डी इज योर डायामीटर ऑफ द रॉड। सिंपल यहाँ तो लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा, है ना। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को हम यूज करते हैं। नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एम, अरे 5000 रूट अंडर एफसीके। ठीक है, 5000 रूट अंडर एफसीके मतलब 5 5 25, ये हो गया सीधा सीधा मुंह जवानी, ये फॉर्मूला अपना यार। 5000 रूट अंडर एफसीके, एफसीके कितना है 25 है, 25 का 5, ठीक है, 5000 इंटू 5, क्लियर है। तो 25 फिर 3 जीरो लगा दो, ये ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। क्लियर है, सिंपल छोटू क्वेश्चन, कुछ अलग से नहीं करना था, नहीं करना है। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ प्योर स्ट्रेस, प्योर शियर स्ट्रेस सोम का क्वेश्चन है ना, कि कौन से कंडीशंस में प्योर शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। तो ये थ्योरी पूछा है, ये पूछा थ्योरी उसका, लेकिन हम ये कैसे आंसर कर पाओगे, डायरेक्टली कोई नहीं पढ़ाते, डायरेक्टली वैसे भी कोई नहीं पढ़ाते। ये सब भी आंसर करने के लिए जब हम लोग पढ़ाएंगे, अभी तो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, तो आप वहां से लिंकअप लगा लोगे, लेकिन अभी आप क्लास नहीं देखे हो ना, है ना। तो अभी चलिए, वो जिसको मालूम है ठीक है, नहीं तो ये पूरा पूरा एनालिसिस हम लोग करवाते हैं, तो एनालिसिस से आपको समझकर ये पर्टिकुलर आंसर करना है। तो स्टेट ऑफ प्योर स्ट्रेस में क्या होता है, प्योर शियर कंडीशन में याद करो, देखो जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस डेवलप होता है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड के डेवलप होते हैं, और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमेशा परपेंडिकुलर प्लेन पे लग रहे होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं बट अपोजिट नेचर के होते हैं, एक होता है कंप्रेशन, एक होता है टेंशन, है ना। तो हम ये कह सकते हैं ना कि टेंशन इन वन डायरेक्शन एंड इक्वल कंप्रेशन इन अदर परपेंडिकुलर डायरेक्शन के कारण प्योर शियर स्ट्रेस का कंडीशन डेवलप होता है, क्योंकि प्योर शियर कंडीशन में ये कंडीशन है तो इसका रिवर्स भी तो है। क्लियर है, तो यहां से आंसर आप कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये सोम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ रिटेनिंग वाल, देखो
ये हम जब पढ़ाएंगे रिटर्निंग वॉल तभी आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल आप लोग याद करिए चीजों को, अगर किसी को मालूम है तब ठीक है ना, अगर किसी को मालूम है तो ठीक है, नहीं तो याद कर लो चीजों को। आंसर होगा 0.70H, ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। जब ये आरसीसी का पार्ट है आपका, ठीक है, आरसीसी में हम लोग पढ़ेंगे ये चीज, बीपीएससी ए के अंदर अपना आरसीसी में ये भी है, स्टेयर भी है, वाटर टैंक है, सारा कुछ है। आरसीसी बहुत डिटेल में है ना। हाँ देखिए, क्वेश्चन जो भी पूछे नहीं पूछे, सिलेबस में अगर है चीज तो हमें पढ़ना है, पढ़ के रेडी रहना है। क्यों? क्योंकि आजकल देख ही रहे हो कंपटीशन का लेवल क्या होना है, प्लस वो वेटेज वगैरह सारा सिस्टम अलग है। तो ऐसे में हमें पिन पॉइंटेड स्कोरिंग करनी होगी, जिस कारण से पहले हल्का फुल्का थोड़ा मोड़ा पढ़ के एग्जाम में बैठ जाते थे इधर उधर किताब उताब रट के, है ना, क्वेश्चन आया आया, नहीं तो जय श्री राम, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं हुआ करती थी। तो अब अगर मान लो पैटर्न वगैरह कुछ चेंज होगा, ऑब्जेक्टिव भी रहे, नेगेटिव मार्किंग भी आ जाए, मान लो, मान के चलो अगर ऐसा हुआ कुछ, तो ऐसे कंडीशंस में आप लोगों को सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना ही होगा, है ना, जिसके लिए हम हैं, बिल्कुल है। चलिए आगे के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं किसी तरीके से। और कुछ कुछ क्वेश्चंस क्या है, देखो ये सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यार से हमने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा रखा है। सॉइल का पूरा क्लास जो रिसेंटली हमने एमपीएई के लिए पढ़ा रखा था, एमपीएई, है ना, वो पूरा का पूरा क्लास मैंने फ्री में डाल रखा है ये अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप देख सकते हो। अगर देखना है एज ए डेमो कि किस तरीके से हम पढ़ाते हैं, तो आप चेक कर सकते हो चीजों को। क्लियर है? वो हमने पूरा क्लास फ्री में डाल रखा है दोस्त, ठीक है। सुनिए, एक मिनट। तो क्या होगा इसका आंसर? होगा, ध्यान रखना, मॉन्ट मोरोलोनाइट। सॉइल मैकेनिक्स के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रखा है ना, इसका बहुत बड़ा थ्योरी है, यहां पे डिस्कस करने लायक ये नहीं है। मॉन्ट मोरोलोनाइट। नेक्स्ट, ये तो सिंपल क्वेश्चन, ये प्लास्टिसिटी चार्ट से आपकी सॉल्व होगी। सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, प्लास्टिसिटी चार्ट से सॉल्व होगी। ओके, प्लास्टिसिटी चार्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। कैसे यूज होगा? देखो क्या बोल रहा है, ए सॉइल सैंपल है फलाना फलाना फलाना, ठीक है, तो सॉइल इज डोमिनेटेड बाय व्हाट। तो देखो इसका आईपी पहले निकाल लो, तो सॉइल का आईपी क्या है? 54 माइनस 27, मतलब सीधा सीधा 27, ठीक है। ए लाइन क्या होता है? 0.7, ए लाइन का इक्वेशन आईपी इक्वल टू 0.73 WL माइनस 20, है ना, लिक्विड लिमिट माइनस 20, मतलब 0.73 ऑफ 20, मतलब ये 34 समथिंग हो गया, है ना। 54 में से 20 माइनस करेंगे तो 34 हो जाएगा। तो ये वैल्यू समथिंग कितना आ रहा है गुरुजी? 24 पॉइंट कुछ आ रहा है क्या? देखो तो 24 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब एट दिस पर्टिकुलर लिक्विड लिमिट, इस 54% ऑफ लिक्विड लिमिट पे प्लास्टिसिटी चार्ट में जो ए लाइन कट कर रही है ना, वो कट कर रही है कितने पे? आईपी इक्वल टू कितने पे? 24 पॉइंट समथिंग पे। लेकिन आपका जो रियल सॉइल है उसका जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो इससे ज्यादा है, कितना? 27। मतलब ए लाइन के ऊपर, ए लाइन के ऊपर कौन? क्ले। क्ले, ऐसे आंसर कर सकते हो सीधा सीधा। अगर कंसेप्ट थ्योरी मालूम है तो समझ में आ रहा होगा जो चीज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था, है ना। नहीं मालूम है तो सॉइल मैकेनिक्स की क्लासेस देखनी होगी गुरु। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल है, फिर से सॉइल का क्वेश्चन पूछ लिया, है ना। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लीडिंग टू, ये सीपेज, इफेक्टिव स्ट्रेस वगैरह हम लोग जब पढ़ते हैं सॉइल मैकेनिक्स के अंदर, उस वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन है ना। द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लीडिंग टू जीरो स्टेट ऑफ स्ट्रेस that would produce a quick condition in a sand stratum of specific gravity इतना and void ratio इतना is equal to, है देखो सिंपल सी क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, इसका सिंपल छोटू सा फॉर्मूला है, हम उस पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूज करके ये आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका 1, ठीक है। देखिए क्या फॉर्मूला यूज होगा, ये आपका फॉर्मूला क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल टू दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। इन दो, यहाँ पे दो फॉर्मूला लिखा हुआ है, g माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, और g माइनस 1 डिवाइडेड बाई सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एन। एन क्या है? पोरोसिटी,
पोरोसिटी ऑफ द सॉइल, ई क्या है वॉइड रेशियो, जी क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। तो आपको जी और ई क्वेश्चन में दे ही रखा है, तो कैलकुलेट करो सीधा सीधा, इट विल बी 1, है ना, क्लियर है। तो आंसर विल बी 1, सिंपल क्वेश्चन। तो ये तो सिंपल लग रहा है, मान लो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, कभी लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इन डेप्थ जाके भी पूछ लेगा, क्या करोगे, है ना, सॉल्व करना ही होगा अपने को। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत आसान है। देखो सीपेज वेलोसिटी क्या होता है, सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी जो भी होता है ना, जैसे ये डिस्चार्ज वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी दे रखा है ना, या उसको डिस्चार्ज वेलोसिटी बोल देंगे, एवरेज वेलोसिटी बोल देंगे, डिवाइडेड बाय पोरोसिटी ऑफ द सॉइल। सीपेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, ये जो सॉइल के अंदर जो पोर्स होते हैं, उन पोर्स के अंदर से जो फ्लो करता हुआ पानी है उसका वेलोसिटी, और ये वी एवरेज क्या है, ये ओवरऑल सॉइल का क्रॉस सेक्शन हम देखते हैं, यहां से जो एक एवरेज वेलोसिटी निकल रही होती है वो है वी एवरेज। तो दोनों चीजें अलग अलग है ना। तो यहाँ पे बेसिकली आपको वाइड रेशियो दे रखा है, तो ये वाइड रेशियो को यूज करके हम पोरोसिटी निकालेंगे, पहले पोरोसिटी निकालने के बाद वी एवरेज डिवाइडेड बाई पोरोसिटी कर देंगे, आंसर निकल जाएगी। तो देखिए कैसे निकलेगी, सीपेज वेलोसिटी इज वीएस डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी, पोरोसिटी इक्वल टू कैसे ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल छोटू सा रिलेशन वी कैन इजीली कैलकुलेट दी पोरोसिटी वैल्यू, है ना। नाउ तो यहाँ सारा चीज दे रखा है आपको, तो कैलकुलेट कर लिया पोरोसिटी वैल्यू 0.444, तो बस डिस्चार्ज वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया 45 इंटू 10⁻³ तो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस। ये सॉइल का क्वेश्चन है ना, सॉइल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट तो सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी सॉइल का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपका सॉइल का क्वेश्चन है। करिए जियो चैप्टर 1 से, ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से ही ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को पूछ लिया गया है, फ्रॉम इंट्रोडक्शन पार्ट ओनली, कि व्हाट इज जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। देखो कैसे सॉइल फॉर्म होगा, पहले जो भी चट्टान वट्टान उसका वेदरिंग होगा, ठीक है, मतलब झड़ गया, ये छोटा छोटा पार्टिकल्स में बन गया, फिर कोई एक मीडियम के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट होगी, जैसे एयर हो सकता है ना, ग्रेविटी हो सकता है, कुछ भी, वो ट्रांसपोर्ट होगी कहीं पर, फिर जहां पर ट्रांसपोर्ट हुई वहां पर डिपॉजिट कर गई थोड़ा, उसके बाद फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा, तो इस जगह पे जैसे डिपॉजिट हुआ है यहाँ पे फिर डिपॉजिट होगा, फिर डिपॉजिट होगा, फिर डिपॉजिट होगा, तो इसको बोलते हैं अपहीवल। तो वेदरिंग होगा पहले, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिपोजिशन, फिर अपहीवल, तो दिस विल बी द ऑर्डर। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। ये सोम का सॉरी सॉइल का चैप्टर 1 कह लो, या फिर जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन, है ना, स्टार्टिंग वाला चैप्टर, उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो आपको अंदाजा लग रहा है ना कि किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहा है। और मैं आप सभी से एक बात क्लियर कर दूं कि आप देख सकते हैं, है ना, अभी गर्मी है थोड़ा, तो सकल सूरत पे मत जाना, काम करके जस्ट आए हैं। मैंने जो सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा रखा है पूरा का पूरा, है ना, सब्जेक्ट आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगा एज ए डेमो, ठीक है। बीपीएससी ए में तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे लाइव, है ना, उस पर तो लाइव पढ़ेंगे हम लोग। अभी बीपीएससी ए का जो आपका ये जो क्लासरूम प्रोग्राम है, जिसके बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, दिस इज योर लाइव क्लासरूम प्रोग्राम। इसमें तो हम लोग लाइव पढ़ रहे होंगे, ठीक है, लाइव मतलब अभी करंट सेशन में मैं आपको रिकॉर्ड करके कुछ कंटेंट अगर एक्स्ट्रा एडअप भी करना होगा तो उन सब चीजों को भी इंक्लूड करके मैं प्रोवाइड करते हुए चलूंगा, मतलब कंप्लीट प्रिपरेशन डेडिकेटेड, बहुत सारे एग्जामिनेशन को ये कवर करना होगा जो भी आप सब्जेक्ट आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। ओके, क्लियर है। तो इफ यू वांट टू प्रिपेयर then you can join in our classroom program Lakshya batch. Download the concept decoder Android application and you can join in the classroom program lessons. ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। वेल सॉइल मैकेनिक्स का ही क्वेश्चन है, इसको करिए, देखिए कितना सिंपल है, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा है डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक का, तो 2c by gamma रूट अंडर n5, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। सॉइल में बहुत डिटेल से पढ़ा रखा है। नेक्स्ट, in a saturated clay layer consolidating with single drainage, अरे आइसोक्रोन का शेप क्या होता है, पैराबोला, क्या बोलोगे। नेक्स्ट, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन पाइल्स इज caused ड्यू टू रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ द सॉइल, ठीक है, होता है, हाँ, is caused in soft clay, हाँ, decreases pile capacity, all the above are correct, हाँ, क्लियर है।
तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आ रखे हैं। तो हम लोग इसी तरीके से, जैसे ये पार्ट बाय पार्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसी तरीके से बहुत सारे पार्ट्स में मैं सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर आ रखे हैं डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि ज्यादा लेंदी वीडियो आप लोग भी नहीं देखते, कुछ कुछ क्वेश्चंस देख लिया, ठीक है। तो ये हम लोग 2022 वाला पेपर 5 का कर रहे हैं। तो सारा का सारा क्वेश्चन जितने भी आज तक पूछे जा चुके हैं उस सभी के सभी क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। बाकी क्लासरूम प्रोग्राम में ज्वाइन करना है तो कंसेप्ट डिकोडर का एंड्रॉइड एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कीजिए, वहां पे कंप्लीट क्लासरूम प्रोग्राम होगा फॉर बीपीएससी एई, जिसमें हम हिंदी, इंग्लिश, जनरल इंजीनियरिंग में सारा कुछ पूरा डिटेल आप देख रहे होंगे, डेमो वीडियोस, डेमो क्लासेस पड़े होंगे अपने चैनल के ऊपर जो कि लाइव चलेंगे, है ना। तो जनरल इंजीनियरिंग वाला, हिंदी, इंग्लिश, फिर ये पेपर 5 एंड पेपर 6, तो ये सारा जीके वाला पोर्शन, ठीक है। सारा का सारा जो अपना बीपीएससी का पैटर्न है, कहीं इधर उधर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, चाहे वो टेक्निकल में, चाहे वो जनरल इंजीनियरिंग में। ऑल द बेस्ट, मिलता हूं क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर।